श्रीमान चंद्रशेखर पाराशर जी फॉर्मर एडिशनल चीफ टाउन प्लानर हैं, राजस्थान जो हमारा प्रांत है वहाँ पे। और आप अध्ययन केंद्र के साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आपका जो विषय रहने वाला है, जो आप हम सबके सामने विषय रखना चाहते हैं, वो रहेगा एंशिएंट एंड मॉडर्न टाउन प्लानिंग इन इंडिया, फोकस ऑन जयपुर, कंजर्विंग हेरिटेज एंड चैलेंजेस लोग जुड़ते जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये विषय रहने वाला है। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपना विषय रखें तय समय अनुसार, और उसके बाद फिर विषय को चर्चा के लिए ओपन किया जाएगा। सानिध्य के रूप में आज हमारे बीच में प्रोफेसर राकेश पांडे जी हैं। प्रोफेसर राकेश पांडे जी सह प्रमुख हैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में। तो मैं चाहूंगा पाराशर जी, चंद्रशेखर पाराशर जी, अपना विषय आप शुरू कर सकते हैं जी। हम सबको नमस्कार। परमादरणीय श्री अजय कुमार जी साहब, श्रीमान विनोद कुमार जी साहब, प्रोफेसर राकेश जी पांडे साहब, मालती जी, कश्यप साहब, आदरणीय सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम और यथा योग्य आदर व शुभाशीष। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज मुझे एक इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक अवसर दिया। मैं वैसे ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, और बात मैं नगरों की करूँगा। तो मुझे दोनों बात का एक गर्व है कि अनुभव है कि गांव और नगरों की जो भी व्यवस्था है उससे भलीभांति परिचित हूँ। जहाँ तक मेरा विषय जो है, भारत का प्राचीन आधुनिक नगर नियोजन जयपुर के परिप्रेक्ष्य में, कि उसके जो धरोहर है जयपुर, उसको कैसे बचाया जाए और बचाने में कितनी चुनौतियां हैं, उस पर मैं मोटे रूप पर बात करूंगा। और चूंकि धरोहर की बात आई है और नगर नियोजन की बात आई है, तो चूंकि भारत बहुत ही एक प्राचीन देश होने के नाते यहाँ धरोहर और हमारी विरासत, हमारी जो विरासत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक और सांस्कृतिक, जिसको हम आज के अंग्रेजी में टेंजिबल, जो भी भौतिक चीज है, महल, प्रासाद, परकोटे, पावड़ियाँ, ये सब टेंजिबल हेरिटेज है। और इंटेंजिबल में जो भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, कला है, गायन है, गायकी है, ये सारी हमारी इंटेंजिबल हेरिटेज। इन सबको बचाना, संरक्षण करना और भावी पीढ़ियों के लिए इसको और उत्तम भांति से हम संरक्षित कर सके, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। हम अगर जब से जीव का उद्भव हुआ, जिसको हम हमारी जो वेद और पुराण है, जिसमें पंच तत्व के रूप में इसको परिभाषित किया है महाभूतों को, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। और इस वेद भाषा में इसको बहुत बहुत विशद रूप से इसको परिभाषित किया है। और उसमें जहाँ हमारी जो आत्मा और शरीर का जो जन्म है, वो ये सब मिलके होता है। और जब जीव बन जाता है, प्रत्येक जीव, चाहे वो मानव हो, चाहे मात्र पक्षी और प्राणी मात्र हो, सबको आवास की आवश्यकता होती है, सबको शेल्टर की जरूरत होती है। उस शेल्टर पर ही हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हमारी शेल्टर, हमारा जो आवास है, वो पूर्व में, वर्षों पहले प्राचीन में कैसा था और आज कैसा है, और ये बदलाव के क्या स्वरूप है, इसके कितने लाभ हानि हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, इसका एक बहुत संक्षेप में हम तुलना कर पाएंगे। देखा जाए तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान एक सामान्य हम कहते हैं। तो उसमें हमें मकान वाले जो भाग हैं, जो मकानों का समूह जो है, गांव बनता है, गांवों का समूह, और गांव की जब आबादी बढ़ जाती है तो वो नगर बन जाता है, और नगर महानगर बन जाते हैं। और महानगर एक नया टर्म है जो कि बढ़ता जा रहा है, जिसको महा लोग भी कहते हैं। तो वो जैसे दिल्ली है, वो कई गांवों को अपने आगोश में लेके बृहद बढ़ता जा रहा है, तो वो महानगरों कहलाता है, जिसमें कई क्षेत्र, कई गांव और कई शहर समाहित हो जाते हैं। जहां तक नगर नियोजन की बात है, किसी भी आवासीय और किसी भी रहने वाले जो क्षेत्र का
व्यवस्थित संयोजन करके, संरचना बना के और उसको व्यवस्थित करके उसमें जो व्यवस्थाएं विकसित की जाती है, वो मोटे रूप में एक नगर नियोजन है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ए प्लानिंग। और उस प्लानिंग को हमारे जो पुरखे थे वो शुरू से इसको काम में लेते आए हैं, और उसका जो स्तर है आज भी, अगर हम जो खुदाई में और उसकी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो व्यवस्थाएं जो प्राचीनता हमको देखने को मिली है, आश्चर्य होता है कि उस समय में भी क्या हमारे जो सोच, हमारी तकनीक, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना विकसित था जिसके लिए आज हम सोचकर वहां आए हजारों साल के बाद। तो उसमें जहां मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन नगर संरचना की, तो उस समय उसके ऊपर ज्यादा जो प्रभाव था उस समय के शासन व्यवस्था, राजतंत्र का, और उस समय की जो सांस्कृतिक जो भी समूह थे उनका असर नगर नियोजन पे रहा है। इन सबको अगर हम अध्ययन करें तो वेद जो है हमारे, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, संहिता, श्रुतियां, इन सब में अथाह ज्ञान भरा हुआ, अथाह ज्ञान भरा हुआ। और मैं जो कहना चाहूंगा कि वेद हमारी शायद सबसे बड़ी विरासत है, सबसे बड़ा हेरिटेज है, और उससे पूर्व कोई शायद चीज ना हम अभी तक सोच पाए हैं और न भी है। तो जो ज्ञान के जो भंडार है हमारे, महर्षि वेदव्यास जी ने उनका विन्यास करके पुराणों में और उसके और छोटे रूपों में उसको, उन ज्ञान को बांटा है, और उसमें नगर नियोजन की व्यवस्था भी ऋग्वेद में भी आई है और अन्य पुराणों में भी उसकी आई है। तो जहां तक इसकी संस्कृति का हमारा प्रश्न, वहां केवल भौतिक रूप से ही विकसित नहीं थे, बल्कि हम जीवन के मूल्यों को और जीवन के आध्यात्म को और जितनी भी हमारी उस परंपरा थी उनको हमने बड़े हमारे जीवन शैली से जोड़ा है, जिसमें आप व्रत, उपवास, त्योहार जो कहते हैं, और उन सब का नगरीय व्यवस्था में उसका जुड़ाव है। हम अगर आदिकाल में जाएं और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो हमारी सनातन परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हमारा सप्तपुरी का उल्लेख आता है। अब जो हमारी जो सप्तपुरियां हैं वो अयोध्या, मथुरा, द्वारका ये पुरानी है, उज्जैन जिसको अवंतिका कहते हैं, काशी, हरिद्वार, कांचीपुरम। और आश्चर्य की बात है कि ये केवल नगर ही नहीं थे, हमारी जो व्यवस्था थी और हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनमें इनका जुड़ाव जीवन की शैली और उससे भी जुड़ा हुआ था, जिसको इन नगरों को, कुछ नगर जो है उनको, जिसमें काशी है, उसको मोक्ष के लिए और सुगति के लिए उसका स्थान का महत्व है। इसका मतलब हम ये केवल ईंट, पत्थर और गारे के मकान और ये केवल जो सड़कें और नालियों का वो नहीं था, हमारी जीवन से ये सब नगर जुड़े हुए थे और इनकी हमारी पवित्र आस्था और उनका जुड़ाव रहा, और उस जुड़ाव के कारण ही हमारा जो उस समय की बड़ी मूवमेंट कम रहा हो, पर उस समय की व्यवस्था में सबका मूवमेंट रहता था, जिसको आप चार धाम कह लीजिए, और भी जितने भी हमारे अच्छे कर्मस्थल है उनमें इनका आना जाना उस समय का रहता था। और ये सबसे बड़ी बात जो हमारी जो आदिकाल में जो कही गई थी, शास्त्रों में कही गई थी, वसुधैव कुटुंबकम, आज भी हम काफी बात करते हैं। G20 का आधार मूल भी यही रखा गया जो अभी हाल ही में, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही जो है हमारा परिवार है। हम कितना एक विशद हृदय लेकर हम, हमारी जो मान्यता है, और यही नहीं, जो हम हमारी जो जन्मभूमि है या मातृभूमि है उसके बारे में भी हमारे भाव ऐसे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो भूमि है, जननी है, वो स्वर्ग से भी महान है, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है जिस भूमि में हम पैदा हुए हैं उसको हमने लिखा है, परिभाषित किया है। जबकि आज की जो कॉस्मोपॉलिटिकन जो कल्चर है उसमें हम बहुत जल्दी मकान बदल देते हैं, फ्लैट में आ गए, दूसरे में आ गए, और उनका जो जुड़ाव स्थान से नहीं है, उसका जुड़ाव उसके साथ उससे जुड़े हुए संसाधनों से हो गया है। जबकि आज भी हमारे गांव संसाधन विहीन है या संसाधन से कम है, हमारा प्रेम आज भी उमड़ता है, हमारी उन यादों को हम आज भी संजोए रहते हैं।
तो हम जब आज की बात करते हैं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। हाँ, जो मैंने अभी जो कहा कि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। और स्वर्ग क्यों कहा है कि उनमें उनसे हम हर तरह से संतुष्ट थे, उस व्यवस्था से, वहाँ के खान-पान से, वहाँ के वातावरण से। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट उस कॉन्सेप्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज को हम हैप्पीनेस इंडेक्स में मानते हैं, यहाँ कौन है? की अन्य व्यवस्थाएं अच्छा, इनका कोई सार नहीं भारत है। की है। कुछ बदल गया? अभी थोड़ी बोल रहे हैं, अभी का थोड़ी अभी का है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है। लाइव नहीं होगा सर, ये जिनका भी है अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर ले प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो? आपकी आवाज आ रही है, आपकी जूम पे, जो जूम पे है ना। हरगोविंद जी, हाँ जी, आप बंद कर लीजिए, आपको आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को हरगोविंद जी। म्यूट कैसे करेंगे इसको? आप आपकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है हरगोविंद अभी आ हाँ, रही है मैं क्या? ज्वाइन करता हूँ। तो कुछ सैकड़ों साल पहले या 150-200 साल पहले जब ब्रिटिश आए और उन्होंने कुछ खुदाई की और कुछ हमारे जो प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले और उसके ऊपर कहीं अध्ययन प्रारंभ हुए, जबकि शास्त्रों में हमारे, जैसे मैंने अभी सप्तपुरी का उल्लेख किया, वो अवस्थित भी थी और उनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख भी है। तो इसका मतलब हमारा उस समय का जो जियो साइंस है, ज्योग्राफिकल साइंस, बहुत विकसित था, क्योंकि उस समय दूरियां, नक्षत्र, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, ये सारी चीजों में गणना जो है वो सत्य के रूप में पहले से मौजूद थी। और जब वो जो टाउन प्लानिंग एस्पेक्ट्स का जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी सभ्यता को जहां देखा जाए, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की जहां बात करें, या जो वैदिक काल में जो नगर बसा दिए गए और बाद में बौद्धिक जो बुद्धिस्ट जो समय रहा हमारा, बुद्धत्व, उस काल में भी काफी नगरों का विकास हुआ। और उन नगरों के विकास के साथ साथ उनमें क्या व्यवस्थाएं थी, उनका हम एक प्राचीन नगर व्यवस्था में हम उनका अध्ययन करते हैं। अगर उनका वितरण देखें, उनका ज्योग्राफिकल देखें, तो वो स्थान आज जो है, जो वर्तमान जो पाकिस्तान है उनमें आ गया है। और उसका जो क्षेत्र है वो जो उस समय की जो नदियां थी उसके पास में थे, जैसे सरस्वती है और सिंधु नदी है, और अन्य में भी जहां हमारे प्राचीन नगर है, वहां सबसे जीवन का जो आधार रहा तो जल था, और जल के पास ही बड़े जो है छोटे और बड़े नगर बसाए गए, और वहां ही हमारी जो है सभ्यताएं पली बड़ी हुई और विकसित हुई। और एक समय के काल के कारण या कहीं अन्य कहीं जो कारण रहे, जिसके कारण वो नष्ट हो गई और उसका अस्तित्व जो है खतरे में आ गया था। सिंधु घाटी व्यवस्था का जब वहां तक हम बात करें, ये 400 BC लिख दिया, ये मोर देन 4000 है। तो उनकी जो नगरीय व्यवस्थाएं थे, बड़ी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उनका लाइफस्टाइल था, और उनमें जो नगरीय कल्चर हजारों साल पहले भी विकसित हो चुका था। उन्होंने अपने यहाँ अच्छे मकान, अच्छे सड़कें और ग्रिड पैटर्न, जिसको जहाँ सीधी सड़कें, चौड़ी सड़कें समकोणीय आकार पे जहाँ टकराती है, इसका मतलब आज भी हम नगर विभाजन करते हैं, सीधी सड़कें करते हैं, चौराहे जहाँ बनाते हैं, ये व्यवस्थाएं हजारों साल पहले भी उस समय विकसित थी। और उस विकसित होने के साथ साथ उनमें उनका विभाजनकरण भी था, स्थान का जो है, जिसको हम अलोकेशन ऑफ लैंड कहते हैं आज की भाषा में, अलग था। उस समय विकसित बंदरगाह थे, आपकी ग्रेनरीज थी, जहाँ आपका अन्न भंडारण किया जाता है, वेयर हाउसिंग गोडाउन की व्यवस्था थी। और उस समय जो भवन निर्माण जो सामग्री थी वो धूप में पकाई गई, और बाद में जो है पक्की पकाई गई जो ईंटें थी उनका जो है काम में लिया गया, और उससे निर्माण व्यवस्थाएं जो मिली, उसके जो प्लान जो मिले हैं, वो काफी कुछ प्लान आज के छोटे फ्लैट के रूप में ही मिलते हैं, जिसमें कमरा है, गलियारा है, और आपका अलग से आपकी शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था है।
और चूंकि उस समय सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण था, चाहे वो जीवों से हो और चाहे आतताइयों से हो, तो उसके कारण वो बड़ी दीवारें, ऊंची दीवारें उसमें बना लिया करते थे और उसका प्रमाण भी मिला है। और उसका कारण ये भी था कि जल प्लावन की स्थिति में भी वो उसको बचाती थी जो निवासियों को। और उस व्यवस्था में वहाँ के उद्योग, वहाँ के जो आर्टिजन्स लोग, वो अपने अपने काम करते थे। और इस सिविलाइजेशन का धीरे धीरे जो जो विकास हुआ, वो अपनी गतिविधियां भी उसमें बढ़ाते रहे और छोटे छोटे गांव के समूह आगे बनते रहे और उनका जुड़ाव वाणिज्य से और कृषि से और कृषि उत्पादों से उसका जुड़ता रहा। और जो आज के जो हम प्लानिंग जो करते हैं, उसमें भी हम लगभग उन्हीं सिद्धांतों को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और अब ये जैसे मैं आपको चित्र बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो की, उसमें जो खुदाई में जो मिले हैं, आप सेप पे ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगुलर, आपका स्क्वायर, चौथुर, इसका मतलब रेखाओं का और रेखाओं के संयोजन को धरातल पे उतारने का ज्ञान उनको हजारों साल पहले था। और उस समय फोर्टिफिकेशन, जो दुर्ग व्यवस्था है, वो वहाँ के उस समय की मांग रही थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण जो है उसके सड़कों का किया था। और धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, धीरे धीरे जोनिंग एक चालू हो गया कि यहाँ से बीच में मध्य में आपका देवी देवता का मंदिर रहेगा, उसके बाद में आपका राजप्रसाद रहेगा और उसके बाद में जो उसका सहयोग करते हैं वो लोग रहेंगे। और छोर पे जो आपका जो काम व्यवस्था जो संभालते हैं, वो उनका ग्रुप जो है उनका निवास रहेगा। और यही व्यवस्था हमने मोहनजोदड़ो में देखी है। और उस समय के जो इंस्टीट्यूशन थे, उसमें उनको कृषि के साथ साथ लघु उद्योग की व्यवस्थाएं वहां देखी गई। और इस प्रकार से अलग से बड़े जो निर्माण हॉल और ये वो देखे गए। और जो क्योंकि आकार में धीरे धीरे वृहद सेटलमेंट की होती गई, तो वहां का उस समय की उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी बना के रखी थी। और उस प्रशासनिक व्यवस्था के भवनों का भी वहाँ जो हमको खुदाई में मिलता है। और उनकी जो संयोजन है, वहाँ का जो फिजिकल भौतिक स्वरूप जो बनाया गया, वो बहुत कुछ आज की बात ही हम करते हैं। उसमें सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया, दूरी का भी ध्यान रखा गया। आपको ये सारा साफ दिख रहा है? हेलो? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो क्योंकि ये जो नगर नियोजन की संयोजन की व्यवस्था जो चित्रात्मक जो थोड़ी दिखाई गई है, वो आज के हिसाब से भी, कॉलोनी के हिसाब से भी हम उसको थोड़ा समझ पाएंगे। उस समय आश्चर्य है कि हेलिकल पंप की सिस्टम, जिसको रहट व्यवस्था जो हम कहते हैं, वो थी। ऊपरी मंजिलों में भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था उस समय थी, जो आज हम एक मैकेनिकल डिवाइस से हम करते हैं। और इसके साथ साथ उस समय अलग से जल पूल और ये जो है वाटर पूल भी होते थे। और सड़कों का सुदृढ़ीकरण उसमें बाद वाले जो समय में उनका किया जाने लगा था। और ये ग्रेनरी का साइज देखिए आप, लगभग आपका 150 से 125 फीट चौड़े और लंबे। तो इसका मतलब जो वहाँ की कृषि व्यवस्था बड़ी संपन्न थी और कृषि जो वहाँ का आधार था। और उस आधार के साथ साथ उसको भविष्य के लिए बचाने के लिए भी उनके पास भंडारण की व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ तक कि भंडारण व्यवस्था में उनका हवा का भी पैसेज के लिए त्रिकोणात्मक डक्टिंग फैसिलिटी उस समय उन्होंने कर रखी थी। और धीरे धीरे जो पश्चातवर्ती जो निर्माण पाए गए, उसमें लकड़ी का भी उन्होंने बहुत खुल के उसमें काम में लिया। और काम में लेने के साथ साथ उन्होंने अपने आकार में भी, उसके मकानों के आकार में भी वृद्धि की। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की में भी व्यवस्था में सामान्यतः उसी प्रकार की विकसित थी व्यवस्था। और उसका जो क्षेत्र है आज के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक उसमें फैला गया है। और उस समय की जो टाउन की जो था आकार, वो थोड़ा सा सीमित आकार हुआ करता था और क्षेत्र भी सीमित था, क्योंकि आसपास में रहते थे। डेंसिटी आज के हिसाब से तो कम थी, पर उसके हिसाब से भी देखें तो उस समय की डेंसिटी ज्यादा थी।
ज्यादातर व्यवस्था जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो दुर्ग की व्यवस्था जो है, परकोटी की व्यवस्था उस समय करना वहां की आवश्यकता थी, और अंदर के में बड़े बड़े चौक की व्यवस्था थी जहां उनके सांस्कृतिक जो भी कार्य है वो उसमें संपादित होते थे। और उसके साथ साथ क्लस्टर बनाए गए। धीरे धीरे उनकी सोसाइटी जब डेवलप हुई तो सोसाइटी में उन्होंने अलग अलग ग्रुप उसमें सामने आने लगे, और कुछ लोगों के जो कामगार व्यवस्था थी, तो जैसे आज हम शहरों में चौल देखते हैं उस प्रकार की बैरक्स थी, और वो बैरक्स जो है मूल सेटलमेंट से लगती हुई एक छोर पे हुआ करती थी। उसमें सिंगल टेनामेंट रूम्स की व्यवस्था होती थी, ताकि उन लोगों को जो काम भी मिले और उनकी सारी व्यवस्थित आवास की व्यवस्था भी रहे। अब हम आज की सरकार जो जनतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें EWS हाउसिंग, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग, इस टाइप की, तो ये व्यवस्थाएं पूर्व में भी थी कि वो हमको सेटलमेंट पैटर्न देखने से लगता है। जो वहां की व्यवस्थाओं में कई ऐसी जब विकसित हुई तो उन्होंने सेग्रीगेशन करना शुरू कर दिया था। एरिया वाइज मकान अलग कर दिए थे, पर्पज वाइज जो उसका काम था उसके हिसाब से उन्होंने अलग आवास व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया था, और सेंट्रल कोर्ट यार्ड का वहां मल्टीपर्पज यूज उसमें वो लिया करते थे। सबसे बड़ी बात है जहां से आज हम बड़े नगरों में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जलमल निकास व्यवस्था, जिसके कारण हमारे शहर आज कई अव्यवस्थाओं और गंदगी से भरे रहते हैं। उस समय का भी जो है भंडारण जल का बहुत ज्यादा अच्छा किया हुआ था। उस समय के उनके विकसित बाथरूम थे, उसमें अच्छी टाइल्स, पक्की टाइल्स लगी हुई थी, और सबसे बड़ी बात जो टेराकोटा पाइप जिसको नालियां हम जो बोलते हैं, उसमें उनकी व्यवस्था करके अंडरग्राउंड जो है उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था, अंडरग्राउंड जो है पानी की निकासी की व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ साथ यहाँ तक भी देखा गया कि जो बड़ी सड़कें जो थे, उनके जो बड़े मार्ग थे, उन पे डस्टबिन की भी व्यवस्था वहां देखी गई, ऐसे प्रमाण मिले हैं। अब मैं थोड़ा, जब विकास का दौर आगे चला और धीरे धीरे सभ्यताएं आगे बढ़ी, उनकी सोच आगे बढ़ी, और सोच का जो भौतिक उनका जो है स्वरूप भी बदलता गया। अगर हम क्षेत्रीयता के उसमें देखें तो एक जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कई चीजें लिखी गई। उसमें हमारे नगर नियोजन से संबंधित भी काफी बातें लिखी गई। उसमें यह लिखे कि कंजेस्टेड टाउन शुड बी फ्रीड ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन विच शुड बी देन द हाउस इन ए न्यू प्लेस। आज भी हम बात करते हैं जब नगर बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम जैसे दिल्ली का उदाहरण दें, दिल्ली में एक NCR प्लान लगाया गया है कि दिल्ली को कैसे माइग्रेशन से कैसे मुक्ति दी जाए, और इसकी जनसंख्या कैसे कम की जाए, या आसपास के सेटलमेंट को कैसे विकसित किया जाए ताकि माइग्रेशन का प्रभाव है वो उनके ऊपर नहीं आए। तो यह बात हमारे जो बुद्धि के सम्राट चाणक्य, जिनका उदाहरण हम हर बात में देते हैं, रीति में, नीति में, प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उन्होंने अपने कई जो ज्ञान थे उनको अपने अर्थशास्त्र में जो उन्होंने जो लिखा था उसमें अंकित किया है। और उसके साथ साथ उनके जो कहीं जो उदाहरण हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो शासन व्यवस्था चलाई, जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है उनका, वो बहुत सक्षम था। और उस मैनेजमेंट पार्ट के कुछ जो श्लोक्स हैं, जो कि संस्कृत में लिखा गया है मूल, है ना, जो आज हम जियोपॉलिटिक्स, जो आज इजराइल की और गाजा की जो बात कर रहे हैं, आसन्न शत्रु परदेसे मित्रे, ये बातें उन्होंने अपने चाणक्य में उसमें बहुत पहले ही कह दी गई थी। और जो सिद्धांत, जो प्रतिपादन उन्होंने उस समय किया था, वो आज भी अक्सर से लागू हो रहे थे। तो जो मैं टाउन प्लानिंग वाला जो विषय, इसमें जो पॉपुलेशन वाला, आज हम सैटेलाइट टाउन का विकास करने की इसीलिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं गति दूंगा क्योंकि समय के हिसाब से थोड़ी प्लेट्स ज्यादा है। तो नगर नियोजन जैसे चाणक्य ने जो कहा, और वो व्यवस्था उन्होंने की, उन्होंने जो विकास किए उस समय जो बुद्ध काल के जो नगर थे, इवन पाटलिपुत्र है, सेंट्रल में उनका जो है देवता और देवी के जो है प्रासाद होते थे, उनके मंदिर होते थे, उनके पास
राजप्रसाद और राजप्रसाद के आजू बाजू जो है बिजनेस के क्षेत्र होते थे। और उसी हिसाब से आज जो हम जो लैंड की जो प्लानिंग करते हैं, जिसको हम आज लैंड यूज प्लानिंग कहते हैं, काफी कुछ साम्यता है, पर आज उसका थोड़ा जो समय के साथ जो बदलाव आया उसमें हमको प्लानिंग को भी उसी हिसाब से मोल्ड करना पड़ा है। वैदिक जो प्रिंसिपल थे और वैदिक प्रिंसिपल के आधार पर हमको कई ऐसे नगर हैं जो यथावत जो जैसा जो उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उसी प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ था, उसके कई जो उदाहरण आज भी मौजूद हैं। ये जो प्रिंसिपल है, जैसे दंडका है, सर्वतोभद्रा है, नंदवृत्ता, पद्मा है, ये है, इन सब के उदाहरण भी आगे मैं बताऊंगा। और जो प्राचीन जो अगर हम मैपिंग उसका उस समय का देखें स्ट्रीट पैटर्न, दंडका में सीधी सड़कें, चौराहे, समकोणीय काटते हुए, और आज भी हम ये जो कॉलोनी का ये जो व्यवस्था करते हैं उसमें लगभग सड़क का पैटर्न यही रखते हैं। और पहले जो द्वार की व्यवस्था भी हुआ करती थी कि एक समय के बाद में रात्रि को कोई आ ना सके तो उनमें एक बड़े गेट, हम पुराने जो है गढ़ और प्रासाद, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या पहले जितने भी जो मध्यकालीन नगर हैं उसमें हम गेट की व्यवस्था भी देखते हैं। सर्वतोभद्र, इसमें देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन किया गया है ब्लॉक्स का, और उसी हिसाब से प्लान जो है विकसित किए गए थे। ये है नंद्रेवर्ता, ये भी हमारा वैदिक क्लासिफिकेशन है, और इसमें ब्लॉकिंग सिस्टम आपको देखेंगे। ब्लॉक ये जो है 3-4 जो ब्लॉक है, और ये है पद्म का, जैसे पद्म कमल के हिसाब से जो इसका आकार है। ये इस टाइप के टाउन जो है हमको आइलैंड के टाउन जो होते हैं, द्वीप जो चारों तरफ से पानी या 3 तरफ से पानी होता है, तो उसका आकार मिलता है। चारों तरफ परकोटा हुआ करते थे और ऊंची स्थान पर ये बसावट की जाती थी। और ये स्वस्तिका, ये भी बड़ा प्रचलित है। आज भी हम इस टाउन प्लानिंग में इसको नेबरहुड कॉन्सेप्ट के रूप में हम इसको काम में लेते हैं, जिसमें स्कूल और छोटी टॉटलॉट और छोटे पार्क की व्यवस्था की जाती है, और उसका वृहद रूप होने पे कॉलोनी हो जाता है और फिर नगर बन जाते हैं। ये प्रस्तरा, ये एक्चुअली जयपुर के का जो विकास है या जो जयपुर की स्थापना की गई, वैसे तो कई अध्ययन करके और देश विदेश के प्लान मंगा के सवाई जय सिंह जी द्वितीय ने, और उनके जो उस समय के सलाहकार और टाउन प्लानर थे विद्याधर जी भट्टाचार्य ने, कई प्लान के अध्ययन करके लगभग इसी सिद्धांत पर, इसी प्रस्तरा प्लान के आधार पर जयपुर की स्थापना की गई थी। कार्मुका, ये जो नगर की व्यवस्था उस ऐसी होती है कि जहाँ एक तरफ समुद्र हो, और जैसे विशाखापट्टनम है और कई शहर हैं, या एक तरफ नदी हो, तो ये उस रेडियल पैटर्न में उसकी जो है व्यवस्थाएं होती है, और सड़क वड़क जो है सारा उसी हिसाब से निकासी की जाती है। क्योंकि ऐसे की एक जो समस्या है कि एक तरफ ही विकास होता है, उसको आगे हम बृहद रूप नहीं दे सकते। चतुर्मुखा, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, 4 द्वार हैं और चारों तरफ उसका जो है निकासी है। ये जब चतुर्मुखा बाद में जब विकसित हुआ, जब चारों तरफ दूसरे नगरों की भी व्यवस्था हो गई, तो जिस दिशा में जो नगर होता है उसका लगभग नाम हो जाता। जैसे पुराने नगरों में हम देखते हैं चांदपोल, दिल्ली गेट, जो पुराने जो नगर थे उनके नाम के आधार पर हमारे यहाँ द्वार और उनकी व्यवस्था दी जाती थी। तो ऐसा ही बुद्ध वाले उसमें जो है ये देखा जाता था। मुगल काल में काफी जो नगर जो बने थे, मोस्टली आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, वहाँ पत्थर का रूप थोड़ा सा उसमें स्वरूप ज्यादा आने लग गया, और पत्थर के साथ साथ थोड़ी सी उसमें कार्विंग और कलाकारी या उसमें जो भी है डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो जो थोड़ा सा बढ़ता गया। अब इसका उदाहरण ये शाहजहानाबाद का एक पुराना चित्र है जो देख रही हैं, यमुना के किनारे ऊंचे परकोटे हैं और ऊंचे स्थल पर ये बनाए गए हैं। और बनाने के साथ साथ इसमें उस समय की जो आवश्यकताएं थी, व्यापार यह है, तो उस समय ये नाव और ये आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जल से आपका जो है कनेक्टिविटी सड़कों के साथ साथ ये भी थी। इसी दौर में जब हम स्वतंत्रता और देश आजाद होने की व्यवस्था तक जब हम पहुंचते हैं, और जब ब्रिटिशर्स, मुगल के बाद में ब्रिटिशर्स आ गए, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई,
और कॉलोनीज बसाने में उनका एक ध्यान था कि हम एक तो इनसे अलग हैं तो अलग रहें, एक मानसिकता उनकी जो थी जिसको हम सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स जो उनका कह लीजिए। और उसके साथ साथ उनको लगा था कि जो पुराने जो हमारे नगर और ग्राम हैं वो हाइजीनिक नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उन्होंने मूल जो जो नगर है उससे दूर हट के सिविलाइंस डेवलप की, या उनकी अलग से जो है कैंटनमेंट जो है उन्होंने बनाए। और कैंटनमेंट उनका प्रशासन की दृष्टि से भी आवश्यकता था, खुद की सुरक्षा के लिए भी आवश्यकता थी। और ये करके उन्होंने बाहर के रूप में ऐसे लगभग प्राचीन जितने नगर हैं उनमें आपको कैंटनमेंट और सिविल लाइंस मिल जाएगी, आगरा, बेंगलोर, अहमदाबाद, जितना भी जो है। और इनके साथ साथ उन्होंने कुछ अलग भांति के नगरों का भी किया, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आए थे, यहाँ थोड़ा तापमान ज्यादा था, तो उन्होंने कुछ जो हिल स्टेशन हैं, चाहे आपका जैसे माउंट आबू है, शिमला है, दार्जिलिंग है, कोडाईकनाल है, माथेरन है, यहाँ उन्होंने अपने निवास के रूप में लिया। इसी दौर में जब दिल्ली की जहां बात आती है तो लुटियन की दिल्ली आज भी हम कहते हैं, तो द ग्रेट आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर एडविन लुटियन और उनके साथ उनके जूनियर थे बेकर, तो इन्होंने जो हमारे यहाँ के काम कारीगर थे, हमारे यहाँ के जो कामगार थे, जो व्यवस्थित काम बहुत ज्यादा पहले के पुराने प्रासाद और मंदिर वो बना चुके थे, उनको काम में लेते हुए, स्थानीय हमारे बिल्डिंग मटेरियल को काम में लेते हुए उन्होंने राष्ट्रपति भवन को, वैसे तो बिल्डिंग मटेरियल ज्यादातर जो है राजस्थान से गया वहां, पर उन्होंने काफी जो निर्माण व्यवस्था है उन्होंने लोकल कारीगरों की हेल्प लेके उन्होंने ये राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के जो है भवन उन्होंने उस समय बनाए। जब देश आजाद हो गया था तो जहां नगर नियोजन की हम बात करते हैं तो प्लांट सिटी के रूप में हम काफी प्रसिद्ध एक नाम सुनते हैं, चंडीगढ़। आज भी बहुत व्यवस्थित है और बड़ी प्रसन्नता होती है कि उन्होंने इसको 50-60 साल बाद भी, बहुत 70 साल बाद भी मेंटेन किया का मतलब वहां इतना अतिक्रमण या जो प्लानिंग व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो रहा है। कोई अपनी मनमर्जी से कहीं भी दुकान नहीं खोल सकता है, अपनी मनमर्जी से आगे बढ़ा नहीं सकता है, स्वरूप को चेंज नहीं कर सकता। तो एक जो प्लांट सिटी है जो चंडीगढ़ बनाया गया है, वो नेहरू जी ने उस समय के जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और प्लानर थे ली कार्बूजर, उनको लाए और उनकी सेवाएं न केवल इस नगर में बल्कि अन्य नगरों में भी ली, और उसका प्रभाव पड़ा कि उसके साथ साथ कई अन्य प्रकार के नगर भी का स्वरूप भी सामने आया, जिसमें इंडस्ट्रियल टाउन है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। इंडस्ट्रियल टाउन के साथ साथ कैपिटल टाउन हमारे काफी विकसित हुए, जिसमें गांधीनगर, चंडीगढ़, के मेवाड़ा साहब ने इसका प्लान किया। और मुझे गर्व है कि मेरा जो है आरपीएससी में इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था, और बहुत अच्छे प्लानर थे, राजस्थान में भी रहे, और गांधीनगर का उन्होंने प्लान बनाया जो बहुत सुसज्जित, बहुत अच्छा नगर है अहमदाबाद के बाद। इसके साथ साथ और नगर भी बने, नवी मुंबई बनी, नया रायपुर बना, दिसपुर आसाम बना। नया रायपुर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा इको फ्रेंडली और हाई टेक, एक जो सामंजस्य, जो कि तकनीक जो आती गई, आवश्यकताएं हमारी बढ़ती गई, तो उन नगरों में, नगरीय व्यवस्था में साथ साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर की तादाद बढ़ी तो उन सब का संयोजन, आकार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो हमारी तकनीक को भी उसमें एक जोड़ना, एक आवश्यकता महसूस हुई। तो उस नगर को आज हम एक हरित नगर के साथ साथ टेक्नो फ्रेंडली नगर भी, उस अभी तो विकास का दौर उसका जारी है, बनाया जा रहा है। ये चित्र जो आप राष्ट्रपति भवन जो देख रहे हैं, उस समय का जो फसाड है, नमन करना होगा उस समय के कारीगर और प्लानिंग को, कि आज भी ये स्वरूप जो है सबको भाता है और बहुत सुंदरतम भवनों में से एक है। ठीक इसके पास में आज की व्यवस्था में अभी पार्लियामेंट के नीचे एक छोटा जो आप चित्र देख रहे हैं, जो अभी ये हमारा नया संसद भवन बना है, आर्किटेक्ट इसके विमल भाई पटेल हैं, और इनके पिताश्री हमारे गुरु रहे हैं। तो बहुत सुंदर भवन आज का बना है यार। वो जो बना है आज का भवन, आज की आवश्यकताओं को देखते हुए और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं उसमें टेक्नोलॉजिकली और आज की जनतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए उसमें की है। चंडीगढ़ का जैसे मैंने आपको उसमें जिक्र किया ही था आपको, और कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट लेके वो प्लान की गई थी। इसमें 27 रोड की कैटेगरी करके भी किया गया, और एक ह्यूमन स्वरूप को लेके किया गया। जैसे जो सेक्रेटरीट है वो नॉर्थ में बनाया गया,
आपका एक्सटीरियर रोड वो बनाई गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेरू में बनाया गया, ह्यूमंस मध्य में यहाँ का सेक्रेटरीट बनाया गया, ग्रीन ओपन स्पेस बनाए गए। मतलब एक ह्यूमन बॉडी को एक आधार रखते हुए चंडीगढ़ को उसी हिसाब से किया। एक इसमें जो अच्छी बात की गई है, लीनियर ग्रीन स्पेस देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि जो जानवर पशु पक्षी हैं उनको एक लंबा जो है क्षेत्र उनको अपने आप को विकसित करने में लग गया। इससे हमको ये पता लगता है कि हम जो छोटे आइसोलेटेड जो पार्क बनाते हैं वहां ये जैविक व्यवस्था इतनी प्रस्फुटित नहीं होती, फूलती नहीं है, फैलती नहीं, जैसा कि यहाँ हो रहा है। कभी कभी तो वहाँ जो आसपास के जंगल के जो जानवर हैं वो इस गलियारों में हरियाते में चले जाते हैं और देखते हैं। और ये जो नगरीय व्यवस्था के साथ साथ जो हमने अतिक्रमण जो पास के पहाड़ों पे या क्षेत्र पे कर लिया है, उनका एक रिएक्शंस भी देखने में आता है। आप कई समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जंगली जानवर जो है हमारे शहर में आ जाते हैं। निश्चित रूप से पानी की और अपने भोजन की व्यवस्था का उनको रहता है, उसके कारण आ जाते हैं। ये गांधीनगर की जो मैं अभी बात कर रहा था कि मेवाड़ा साहब ने जो प्लान किया, बहुत सुंदर प्लानिंग है, क्लस्टरिंग है इसमें, और जो नई कैपिटल को जो बसाया है और उसके साथ साथ इसके साथ जो इनके एंसिलरी जो उपयोग हैं उनको भी इसके साथ समायोजित किया गया। नवी मुंबई बिल्कुल पॉपुलेशन मुंबई की को कम करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग से आधुनिक रूप से उसको डेवलप किया गया। मॉडर्न टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, रायपुर का जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया, यहाँ तक कि जो वहाँ का जो नया जयपुर रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने लैंड पुलिंग सिस्टम काम में लेके जमीन को किया। भूमि अवाप्ति नियम जो कि थोड़ा कठोर है वो काम में नहीं लेके बात करके नियोगेशन करके लैंड पुलिंग की। ये व्यवस्था अगर हमारे अन्य नगरों में भी की जाए तो हम एक बिना किसी लिटिगेशंस के हम एक आगे करके भूमि अवाप्त करके नगरों के विकास कर सकते हैं। भुवनेश्वर भी एक नया नगर है। इसी दौर में अब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय है, उनके आने के बाद उन्होंने एक कंसेप्ट दिया शहरों का। 100 शहर को चयन किया गया, 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक व्यवस्था की गई कि हमारे शहर स्मार्ट कैसे बने, स्मार्ट सिटी करके उन्होंने एक डाला। और स्मार्ट मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी तो पुराने तो हमारे स्मार्ट थे, हमने बेतरतीब विकास करके जनसंख्या के दबाव के कारण हमने उस समय की जो स्मार्टनेस थी उसको हम खत्म कर लिया, और हमारी जो आज की जो मानसिकता है वो स्मार्ट नहीं है। इसके कारण हमारे स्मार्ट शहर आज स्मार्ट नहीं रह पा रहे हैं। क्षमा करें, थोड़ा स्मार्ट सिटी में एक जो बात आती है इंक्लूसिवनेस की और सस्टेनेबिलिटी की। कोई भी शहर को करने के लिए एक बैलेंस डेवलपमेंट होना जरूरी है। बैलेंस डेवलपमेंट के साथ साथ शहरों में आज यातायात की समस्या है, तो वहाँ का मोबिलिटी पैटर्न अच्छा है। हम ट्रांसपोर्ट को, सड़कों को शरीर के भांति धमनियां कहते हैं। अगर आपकी सड़कें चौड़ी है और उसमें परिवहन व्यवस्था रूपी रक्त बह रहा है तो निश्चित रूप से वो शहर आगे भी काम करेगा। और उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आपको ई गवर्नेंस का दायरा जो है बढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो कुछ टर्म जो काम में लिए, स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, एनर्जी, मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे नियोजन के भले तकनीकी शब्द हैं पर उनसे आप भी परिचित हैं, क्योंकि बिना जीवटता के, बिना एक सस्टेनेबिलिटी के कोई भी नगर एक लिवेबल नहीं रह सकता है, या उसमें जितनी सुख सुविधाएं का जो चाहिए वो नहीं होगी तो जो वहाँ के जो नगरवासी हैं वो ढंग से नहीं रह पाएंगे, उनका जीवन यापन सही नहीं हो पाएगा। हमारे जो आजकल के जो मास्टर प्लान या टाउन प्लान हम बनाते हैं उसमें लैंड यूज का एक पैटर्न ही तय करते हैं, पर उस लैंड यूज का अक्सर से धरातल पे उतारना कई कारणों से एक संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज आप देख रहे हो बेतरतीब आवासीय समस्या, हाउसिंग शॉर्टेज, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट की ह्यू एंड क्राई चलती रहती है। तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके और डेटाबेस को मजबूत करके, अब हम किसी भी चीज को अगर प्लान करना चाह रहे हैं, जब तक हमारे आंकड़े सुदृढ़ नहीं हुए, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा है पाश्चात्य जर्नल में, किसी भी कंट्री के विकास के लिए डेटा बहुत जरूरी है।
इसका मतलब कि हम किसी का भी नियोजन करेंगे प्लानिंग करने के लिए, अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन है तो हम उसका विकास बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम टेक्नोलॉजी के खास करके जो टाउन के लिए जो आवश्यक है, सैटेलाइट इमेजरीज हैं, सैटेलाइट जो हमारी जो नॉलेज जो हमारे आ रहा है, जो अब विभिन्न विकसित उपग्रह हमने छोड़े हैं, जिनका जो चित्र जो है वो आज जो आ रहे हैं हमारे पास इतने एक्यूरेट हैं कि स्कूटर और कार को, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सैटेलाइट है जहाँ स्कूटर और कार के नंबर भी हम पढ़ सकते हैं। ये कमाल है हमारी टेक्नोलॉजी का। उस टेक्नोलॉजी को न केवल हम नगर नियोजन में बल्कि कृषि में, आपका लॉ एंड ऑर्डर में, और आपकी जितनी व्यवस्थाएं हैं आपके सैनिक व्यवस्थाओं में, सब में काम ले रहे हैं और लेना चाहिए। और अभी भी जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है हम उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम उपयोग कर पा रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है, इनको अगर आपको कहीं रेफर करना है तो विभिन्न बिल्डिंग बायलॉज, विभिन्न पॉलिसीज, और उसमें ये उपलब्ध हो जाएगी। और कई चीजों का डॉक्यूमेंटेशन जो है उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ था। जयपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 200-250 सर्वे सीट्स उस समय की बनी हुई, जहां एक एक मकान के नाम चौप उसमें दिए हुए हैं। और उस समय सर सैमुअल स्विंटन जैकब करके हुए थे, जिनके नाम पे आज जैकब रोड जयपुर में है। उन्होंने न केवल इसका अल्बर्ट हॉल और बल्कि बहुत दूसरे भी मकान और अच्छे भवन बनाए, जिसको आज हम हेरिटेज टाउन कहते हैं। जयपुर में वैसे राजाओं ने अलग अलग समय पे बहुत ही अच्छे भव्य बनाए, जिसके कारण आज जयपुर की पहचान है। और नगरीय आज की जो टेक्नोलॉजिकल जो है हमारी URPFI गाइडलाइंस है, जिसमें प्लानिंग नॉर्म्स दिए हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड है और इंडियन रोड कांग्रेस है, उसमें भी हमारे भवन से संबंधित, सड़कों से ऊंचाई और आच्छादन और सबसे संबंधित जो डेटा है उसमें दिए हैं। BIS इस बारे में बहुत कुछ काम कर रहा है। तो इन सब कुछ है हमारे पास। अब आवश्यकता है कि इन स्टैंडर्ड्स को धरातल पर कैसे उतारा जाए, और उतारने में भी इतनी समस्या नहीं है जितना इम्प्लीमेंटेशन से सोच की है। हमारा अगर विल पावर हो तो वो हम उसको धरातल पर ला सकते हैं। क्योंकि समय थोड़ा कम रह गया तो मैं थोड़ा जयपुर पे आ जाता हूँ मेरी केस स्टडी के रूप में। जैसा आपको चित्र से दिख रहा है, चौपड़ का ये दृश्य है, ये हवा महल आपको यहाँ दिख रहा है, पीछे गोविंद देव जी जो यहाँ के आराध्य देव हैं, केंद्र में उनका जो आवास मंदिर है, और पास में ही सिटी पैलेस और ये विश्व प्रसिद्ध जंतर मंतर आपको देख रहे हैं, जो काल गणना का आज के 300 साल पहले जो पत्थरों में जो जीव डाली गई है, जो जान डाली गई है, वो आज भी सेकंड्स तक के समय के माप को हमको आज भी बताती है। और जयपुर की जब हम बात करें, अष्ट सिद्धि और नवनिधि और पूरे खगोल गणना और ज्योतिषीय गणना करके जिस प्रकार से एक किसी बच्चे का जन्म होता है, उस प्रकार से गणना करके और राशिफल मिला के और उसी हिसाब से गणना करके जयपुर की जन्मपत्री पहली बनाई गई। और उसके बाद में इसका गंगापोल के पास एक फाउंडेशन स्टोन सवाई जय सिंह जी द्वितीय ने रखा। और उस समय के जो प्रकांड जो पंडित थे जगन्नाथ जी, जिनकी हवेली के रूप में आज भी है, उनके नाम पे रास्ता है और उनके नाम पे कहीं भवन है। तो जयपुर का जो विकास जो समय हुआ 1727 18 नवंबर, और उसको विश्व विरासत घोषित किया गया अभी बहुत जल्दी, मतलब कहना चाहिए बहुत बाद में, 6 जुलाई 19 में। और विश्व विरासत जयपुर को घोषित करने का तमगा भले ही हमको बाद में मिला हो, अभी मिला हो, पर यह विरासत बहुत पहले से ही थी, इसका महत्व था। क्यों कि जयपुर के बारे में इतना साहित्य भरा हुआ है, इतने लोकगीत भरे हुए हैं, इतने गाने भरे हुए हैं, और उस गानों को आज भी हमारी लोक संस्कृति और उसमें हम आज कहते हैं कि जयपुर जाना तो आप ये लाना, जयपुर जाओगे तो ये, लोकगीतों में हमारे जयपुर का काफी है। और उस समय सवाई जो जय सिंह जी थे द्वितीय, उन्होंने पूरे विश्व में उस समय का जो है अध्ययन करके वहां के प्लान्स मंगाए और उनका अध्ययन किया। कर 4 साल तक उनका अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपना साइट ऑफिस वर्तमान जो सिटी पैलेस उसके पास में लगाया, और उसके बाद में 4 साल में ढांचा स्ट्रक्चर जो है जयपुर का इन्होंने खड़ा कर दिया। अब विरासत को देखते हुए जो हमारा जो यूनेस्को ने चयन 3 कारण से किया, एक तो यहाँ की प्लानिंग के बारे में, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, यहाँ की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है
यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ की गायकी, जयपुर घराना जिसकी हम बात करते हैं। एक यहाँ का एक गालीबाजी भी बहुत प्रसिद्ध थी जो लुप्त होती जा रही है। गालीबाजी का मतलब दो समूह बनते हैं और घटना विशेष के बारे में वो अपने शब्दों में संयोजित करके बड़े रोचक ढंग से उसको सुनाते हैं। होली के आसपास ये जो गालीबाजी आज भी है, यहाँ की ढूंढाड़ी भाषा लुप्त ना हो जाए, इसके भी सैंपल लिए गए हैं और कलकत्ता म्यूजियम में रखे हैं। टाउन प्लानिंग बहुत बड़ी सुंदर है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, अष्ट सिद्धि नौ निधि, 9 यहाँ की चौकड़ियां हैं, 9 यहाँ के दरवाजे हैं। सिटी पैलेस मध्य में है, दिख रहा है आपको, और उसके पास में ही हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी। और सबसे पुरानी चौकड़ी जो है वो आपकी चौकड़ी, पुरानी चौकड़ी जहाँ की ज्यादातर जो है ब्राह्मण लोगों का वो निवास है, उसके पास में ही जो 2 चौकड़ियां हैं जहाँ वैश्य और अन्य समूह को लाया गया। मतलब ये जो कहा जाता है कि हुनरबाजों की नगरी है जयपुर, तो अलग अलग हुनरबाजों को आसपास के क्षेत्र से लाके यहाँ बसाया गया और बसाने के साथ साथ उनको टैक्स की छूट दी गई। जैसा एक अभी जो अर्थशास्त्र में जब हम बात कर रहे थे शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन की, वहां चाणक्य ने वहां भी करों में छूट दी गई जो नवागंत को जो जहाँ लाके बसाए गए। जहाँ नियोजन की हम जब बात करते हैं 18 नवंबर 1727 की इसकी आधारशिला जो रखी गई, उसमें संख्याओं का और गुणाओं का बड़ा ध्यान रखा गया। चौकड़ी जैसे यहाँ 9 है, 9 वर्ग मील 9 बीघा में इसका वो प्रारंभिक चौकड़ी बनाई गई थी। और शॉप्स हैं 162 बनाई गई। अब इसको जोड़ोगे आप 1 6 2 को तो 9 आएंगे। 27 गज, 18 गज, 9 गज ये सड़कों की चौड़ाइयां रखी गई थी। और उस समय भी जो कि एक जुलूस और महोत्सव होते थे, तो उस समय की जो है 108 फुट तक की जो सड़कें हैं, जो हमारा जोरी बाजार है या दूसरे मेन रोड है, आज भी जीवंत है। ये एकमात्र नगर है जयपुर जो मात्र 60,000 आबादी के लिए जो बसाया गया था, आज 6 से 7 लाख आबादी है, आज भी जीवित है, आज भी नगर व्यवस्था सुचारू रूप से है। ऐसा लाइव उदाहरण कहीं नहीं मौजूद होता है। इसीलिए हेरिटेज के प्राथमिकता को देखते हुए ये मान जो है यूनेस्को ने हमको दिया है। और कई चीजें यहाँ की आउटस्टैंडिंग है। चित्र में जैसे आप देखिए सरगासुली दिख रही है, सिटी पैलेस का कुछ क्षेत्र आपको दिख रहा है। जब मैं बात कर रहा था इंटेंजिबल हेरिटेज के, यहाँ देखिए एक पुराने जो ठठेरों का जो रास्ता है उसका एक चित्र है, जहाँ उस समय कैसे बर्तन बनाए जाते थे। एक जो व्यवस्था है नगर व्यवस्था, जहाँ मैं पूर्व में उल्लेख करना भूल गया, पुरानी नगरों की व्यवस्था में भी सेल्फ सस्टेन थे। मतलब वहां जो लोग भी काम कर रहे थे एक दूसरे के पूरक थे, और पूरक के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था भले ही छोटी थी पर बड़ी व्यवस्थित थी, और व्यवस्थित होने के कारण उनका जो लिविंग जो इंडेक्स है वो बहुत ऊंचा था। ये जो आपका देख रहे हैं कि यहाँ जो अन्य कास्ट के जितने भी लोग जहाँ लाए, हुनरबाजों को लाए, यहाँ तक कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक के वहां से जो लोग लेके आए, और कालीन बनाने वाले लाए, हीरे जवाहरात पे काम करने वाले लाए, वो सब आज जो काम कर रहे हैं। और यूनेस्को ने उसको तरजीह दी है इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में। ये एक डेटा सीट है जो जयपुर के बारे में है, यहाँ की क्या क्या जो खासियत है, चौकड़ियाँ, गेट, पार्क। और जैसा मैंने बताया कि चौकड़ी में जो निवास है, वो निवास की व्यवस्था भी जो हमारे प्रस्तरा प्लान में है उस हिसाब से की गई। आसपास में वाणिज्य वाले, मध्य में आपके राजप्रसाद, और छोर पे आपकी चौकड़ी हजूरी जो कामगार लोग हैं या सैनिक लोग हैं वो रहते थे। इन सब व्यवस्थाओं को अच्छी करने के लिए यूनेस्को ने कुछ पैरामीटर्स दिए कि आपको ये काम करने पड़ेंगे ताकि इस हेरिटेज को आप व्यवस्थित भविष्य में कर सकते हो। आपको एक हेरिटेज प्लान बनाना होगा, आपको बायलॉज बनाने होंगे, आपको डिटेल इन्वेंट्री जो हमारी जो करीब 40-45 हजार जो बिल्डिंग्स है उनकी आपको इंडिविजुअल इन्वेंट्री बनानी होगी। और इसमें काफी काम हम प्रारंभ कर चुके हैं राज्य सरकार ने, और इंटेक के जो संस्था है वो इसमें काफी 1500 वेल्यू का पूरा डेटा इकट्ठा कर चुकी है। बाकी का भी इकट्ठा किया जा रहा है, एक हेरिटेज प्लान अलग से बनाया जा रहा है। इसके हेरिटेज में करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उन मतलब थोड़ा सा समय का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी मैं थोड़ा संक्षेप जी मैं संक्षेप कर लेता हूँ। ये जो डिफरेंट जो एक्टिविटी जो की गई है, ये इन्वेंट्री और ये
ड्रोन सर्वे, आज की जैसा मैंने उल्लेख किया कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी हमने इसमें काम लिया है। और जो जैसे शहर थे उनकी हमने ये डिजाइन बनाई ताकि उसको हम भविष्य के लिए संधारित कर सकें, सुरक्षित रह सकें। ये अलग अलग हवेलियां हैं जिनका अब क्या है, क्षरण हो रहा। आज क्या कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, लोग कटले बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको जो बायलॉज बनाया है उसमें तोड़ने पे भी पाबंदी की गई है और उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही रही है, बायलॉज नोटिफाई किया गया। और आप वैसे भविष्य में भी अगर तोड़ के बनाएंगे तो उसकी डिटेल्स क्या रखनी है, तो ये आर्किटेक्चरल डिटेल्स भी हमने 2022 में नोटिफाई करा दी है। कैसे उसकी सुंदरता को कायम रखने के लिए उनका दुकान का नाम, नंबर, अक्षर, यहाँ तक कि रंग का भी कोडिफिकेशन किया गया। अलग अलग लेवल की 3 कमेटियां बनाई गई है, स्टेट लेवल पे अलग है और नगर निगम के लेवल पे अलग है और एक छोटी स्थानीय कमेटी अलग है। वो जो भी स्वीकृतियां देनी है भवन की, ये जो स्टेट टेक्निकल कमेटी, हेरिटेज कमेटी, इनके पास जो केस आते हैं, एक व्यवस्थित करने के लिए एक पैटर्न मैंने बताया कि आपका कोई आवेदन करेगा मकान के लिए तो कहाँ कैसे करेगा। एक चीज ये भी व्यवस्था की गई कि जो पूरा मकान भवन भी आपको बिल्डिंग मटेरियल उसी हिसाब से बनाना जैसे पहले बनाते थे, कलई, आरास, उसमें मिक्सिंग करना, चूना पकाना वगैरह। तो ऐसे अब कारीगर और ऐसे लोग व्यवस्था नहीं है, तो उस ज्ञान को इकट्ठा करके हमने सेल में एक नॉलेज बैंक बनाया है, सिटीजन केयर सेंटर जो हमने बनाया है, वहां से ये व्यवस्था या लोग उन कारीगरों के नाम, नंबर ले सकते हैं, टेलीफोन नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग का जैसे मैंने बताया कि अब सुझाव है हमारा कि एक हेरिटेज जो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में विस्तृत है, तो अगर दूसरे नगर भी अगर जयपुर से कुछ सीखना चाहें तो ये कर सकते हैं कि जो व्यवस्था एक लीगल फॉर्मेट के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए अलग से एक हेरिटेज डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए ताकि हमारे नगर, प्रसाद, बावड़ियाँ, भवन, उनको हम सुरक्षित, ये एक उपाय जो अभी हम वापस रिस्टोरेशन कर रहे हैं उसको आप देख सकते हो। ये पुरानी परंपरा के हिसाब से ये जो कारीगर जो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। चुनौतियों पे मैं आता हूँ बड़े 1 मिनट में। चुनौती है आज के जो बहुत ज्यादा जो दबाव है, जनसंख्या का एनक्रोचमेंट है, तोड़ के बना जाने की परंपरा है और स्वरूप को तोड़ के नया बनाने के कारण जो है ये करीब 150-200 निर्माण प्रतिदिन हो रहे हैं। यही परंपरा रही तो हमारा एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इस गुलाबी स्वरूप को भविष्य में कैसे बचा पाएंगे। इस बचाने के लिए ही एक स्पेशल हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है और अच्छी भवन है उनकी लिस्टिंग की जा रही है ताकि उसको कोई छेड़े नहीं और उस पर कुछ ये नहीं करे। अब इसको हमको अगर और भी आगे के लिए भविष्य में करना है तो हमको हाईटेक होना पड़ेगा। विजिलेंस के लिए कैमरे लगाने में है, उसका पारदर्शिता के रूप में हर कोई आदमी उसको देख सके। पर्यटन को अगर बढ़ाना, जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हमारा पर्यटन दे रहा है जयपुर का, ये जयपुर और ऐसे ही नगर, ये सब करके ही हम इसको कर सकते हैं। और इस सब काम में जो व्यवस्था, मेरा जो नगर नियोजन का जो अनुभव रहा है कि कानून है, नियम सब है, पर उसकी जो क्रियान्विति में गैप्स हैं, बहुत ज्यादा गैप हैं। और वो गैप के लिए एक जो तुलसीदास जी ने जो कहा है कि जब समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था भगवान रामचंद्र को, तो जब जो है प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी और समुद्र ने आके अपना रास्ता दे दिया, तो भय बिन होय न प्रीति। तो आपको नियम के साथ साथ थोड़ा सा दबाव और एक इच्छा शक्ति को भी आपको सामने लाना पड़ेगा। आभार, धन्यवाद। आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न या कोई बात हो तो आप कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। मैं ये अगर किसी ने चर्चा के लिए अगर कोई प्रश्न, किसी के जहन में कोई प्रश्न है अगर, तो या कोई जिज्ञासा, सुनीता राजीव जी बहन जी ने